अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आबरू अहमद एंड यू आर वाचिंग हब ऑफ नॉलेज। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको एक अच्छी सीवी बनाने का तरीका बताया था, आज हम उससे रिलेटेड एक टेम्पलेट बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें कलर्स के बारे में बता देती हूँ। आपने कलर्स देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसमें जो मैंने कलर्स मेंशन किए हैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए मेंशन किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो कलर्स जो चीज़ मैंने ग्रीन कलर में लिखी है उसका मतलब ये है वो टाइटल है, वो आपने एज इट इज़ ही रहने देना है। इसके अंदर जो मैंने ये फॉर एग्जांपल ब्लू में लिखा हुआ है, ये की पॉइंट्स हैं जो कि आपने मेंशन करने हैं, जो कि आपने हाईलाइट करके जिनको यूज़ करके आपने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। और जो ब्लैक में है वो मैंने एग्जांपल ली हुई है। और ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, इसमें ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, ये रैंडम एग्जांपल है, ये कोई रियल लाइफ पे बेस नहीं करती। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, मेक श्योर कि सीवी का ज़्यादा पोर्शन ना जाए। मोर देन 15% इज़ इनफ। इतना हिस्सा ही सिर्फ जाना चाहिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। बहुत सी मेरे पास सीवीज़ इस तरह की आती हैं कि जिन्होंने एटलीस्ट 30% पोर्शन, सिर्फ इतनी बड़ी तस्वीर होती है, फिर साथ बहुत बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ रख के अब आपने अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होता है। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं कंसिडर होता। फर्स्ट नेम लिख लिया, लास्ट नेम लिख लिया, ईमेल एड्रेस मेंशन कर दें, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, जेंडर मेंशन कर दें, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दें। अच्छा, जब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मेट इस्तेमाल करें, आप चाहे तो स्लैश लगा दें बीच में या चाहे तो कॉमा लगा दें। फिर आगे आपने अपनी नेशनैलिटी मेंशन कर देनी है, जो भी है, पाकिस्तानी, इंडियन, आप यहाँ पे वो लिखते हैं। आगे आएगा समरी। समरी में आपने पहली बात तो ये समरी तो आपने लाजमी लिखनी है। मैं आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ लोगों की सीवीज़ रिव्यू की हैं, वहाँ पे लोगों ने समरी मेंशन ही नहीं की, उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव लिखें, आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल लाजमी बताएं, लेकिन समरी के अंदर सिर्फ थोड़ा सा मेंशन, मेन आपने जो फोकस करना है ना वो आपने करना है समरी के ऊपर, ठीक है। लाइक आई हैव मेंशन हियर, you are going to explain your accomplishments, your awards, your relevant experience। अच्छा, रेलिवेंट मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपने इरेलीवेंट नहीं होना। आपने जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जिस भी प्रोग्राम पे आपने जाना है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीवी को अपडेट कर देना है और सिर्फ वही अवार्ड्स और वही अकम्पलिशमेंट्स आपने इस समरी के अंदर लिखनी है। चलें अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। सी, ये क्या चीज़ है? ये पढ़ते आपके जहन में क्या आ रहा है? जब भी स्कॉलरशिप कमेटी का पर्सन ये पढ़ेगा, उसके जहन में सबसे पहले तो यही इमेज आएगी ना कि ये जो बच्चा है ये बहुत टैलेंटेड है, एकेडमिकली भी ये अपनी क्लास में टॉप 10 में स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप CGPA मेंशन कर दें कि आई गॉट दिस CGPA इन माई क्लास। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई CGPA नहीं लेते। तो आप टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 इस तरह लिख लें, ठीक है। ये सारी अच्छी चीज़ें कंसिडर होती हैं आपके लिए। आगे आप बढ़ें तो आप आगे लिख लें इस तरह, आई हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड अ प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लिख लें। जो भी आपने अपने मास्टर में, BS में कोई एक ऐसी चीज़ की है जो कि आपको लगता है हाँ ये इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, और अगर स्कॉलरशिप की जो कमेटी है वो जब ये चीज़ पढ़ेगी तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर दें। अंडर द सुपरविजन ऑफ रेनाउंड प्रोफेसर इन माई डिपार्टमेंट बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। आपने इस तरह सारा लिखते जाना है, बिल्कुल इस तरह लिखें। अच्छा, और रेलिवेंट रहें, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, 5-6 लाइनें नहीं यहाँ पे आपने लिख देनी, 2 लाइनें बहुत हैं। अच्छा खासा एक्सप्लेन हो रहा है, आपकी समरी हो गई है कि आपने यही बताना है ना कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसका कैरियर अच्छा रहा है। आगे चलते हैं एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है। एक्सपीरियंस भी आपने इसी तरह लिखना है, रेलिवेंट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रेलिवेंसी ब्रेक नहीं करनी आपने। जो इस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है कि ये वाला वर्क एक्सपीरियंस या ये वाली मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे आनी चाहिए, सिर्फ वही आप मेंशन करें। स्टार्टिंग विद द टाइटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन हियर एज PCSIR, एब्रीविएशन कंप्लीट मेंशन कर दें। जब की थी, मतलब जो डेट है एक्सपीरियंस आपने जब लिया था, सिटी मेंशन कर दें या कंट्री मेंशन कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, CV तो बनानी है आपने 1.5 से 2 सफ़ों की, उसमें से जब एक पूरा सफ़ा ही सिर्फ एक्सपीरियंस का हो जाएगा तो आपने बाकी चीज़ें क्या मेंशन करनी है? एक्सपीरियंस क्यों आप इतना बता रहे हैं? एक्सपीरियंस तो आपका पास्ट का है, ठीक है। पास्ट पे तो आपने जाना ही नहीं है, आपने तो अपनी प्रेजेंट जो स्कॉलरशिप में जिसमें आप कर रहे हैं अप्लाई, आपने तो उसको फोकस करना है। तो आपने एक्सपीरियंस को नहीं इतना डिटेल में लिखना, ठीक है।
ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स मोर देन इनफ हैं। और इसमें भी आपने क्या लिखना है, सिर्फ ये नहीं बताने लग जाना कि मुझे ये ड्यूटीज़ असाइन की गई थी या मैंने आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये नहीं, आपने ड्यूटीज़ नहीं बतानी, आपने अपनी एकम्प्लिशमेंट्स बतानी है कि आपने जब यहाँ पे काम किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपसे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रिप्रेजेंटेड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ कॉन्फ्रेंस, या यू इनोवेटेड अ रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, बस इसी तरह आप करते हैं ना, ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होती है। सीवी बनाना हमने इतना हवा समझा होता है, हमसे तो बनती ही नहीं है सीवी। बिल्कुल इजी हो जाए, 2 घंटे आराम से बैठ जाएं और अपनी सारी एजुकेशन हिस्ट्री निकाल के अपने सामने रखें, वर्क एक्सपीरियंस रखें, जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, उसको अच्छी तरह से सर्च कर लें कि यहाँ पे अच्छा ऐसा इन लोगों को बंदा चाहिए, उसके मुताबिक अपने सीवी को आप अपडेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना नंबर्स भी आपने लाजमी मेंशन करने हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि नंबर्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आई वॉज असाइंड अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इन 5 months बट आई कंप्लीटेड इन 2 months। इससे क्या होगा, ये जैसे स्कॉलरशिप कमेटी ये पढ़ेगी उसे आइडिया होगा, अच्छा बच्चा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो थोड़े से ही टाइम में बहुत मेहनत करके रिजल्ट्स दे देता है। फिर आपने, अगर आप टीम प्लेयर थे, क्योंकि मोस्टली तो यही होता है ना कि जब आप किसी भी जगह काम करते हो, आप एक टीम में काम करते हो, आप इंडिविजुअली काम नहीं करते। ठीक है, आप एक पार्ट के ग्रुप का ये मेंशन कर दो कि फॉर एग्जांपल आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और आई कोलैबोरेटेड टुगेदर विद अ ग्रुप ऑफ 5 people ऑफ 10 people टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। या फिर आप ये कह सकते हैं यू ऑल्सो सुपरवाइज अ ग्रुप ऑफ 5 or 10 people। जैसे मैंने जब मैं जर्मनी में काम कर रही थी तो अपने काम के दौरान ही मुझे मेरे जो जूनियर एक स्टूडेंट थी उसकी इंटर्नशिप को मैंने सुपरवाइज़ किया। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया तो मैंने वो चीज़ लाजमी मेंशन की थी, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत की हाईलाइटिंग पॉइंट है, ये मुझे लाजमी करना चाहिए। अच्छा जी, ये चीज़ तो आपने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़नी है। एड एडिशनल एक्सपीरियंस ओनली इफ़ रेलिवेंट टू द स्कॉलरशिप प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Here you are going to put your academic record। यहाँ पे अपनी एजुकेशन डालते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने का दिल करे, दिल खोल के सारी एजुकेशन इसमें डालते हैं आप, स्टार्टिंग विद योर रिसेंट। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब वो एजुकेशन डालते हैं वो मेंशन कर देते हैं कि एमएस हमने इसमें किया है, बीएस हमने इसमें किया है, इंटर हमने इसमें किया है। वो ना ईयर मेंशन करते हैं ना सीजीपीए मेंशन करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सीजीपीए अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हम कैसे मेंशन कर दें। ना मेंशन करें, सीजीपीए ना मेंशन करें, परसेंटेज मेंशन कर दें। आपको मैं एक बात बताऊं, बाहर के मुल्कों में ना 75% से अबव जितनी परसेंटेज होती है ना वो बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है। 70+ भी हो वो भी अच्छी कंसीडर की जाती है। वो लिख दें, आप नहीं सीजीपीए लिखना चाह रहे, इट्स ओके। और ये देखें यहाँ पे ना मैंने स्केल मेंशन किया है कि कितने में से सीजीपीए आया है, तो आप ये भी लाजमी करें, इसको स्किप मत करें। ईयर भी मेंशन करते जाएं कि कौन से साल में आपने मास्टर किया है, बीएस किया है। अच्छा, इसके अंदर जो डिटेल्स आपने मेंशन करनी है सिर्फ इतनी करनी है कि जो आपने मास्टर की एजुकेशन ली उसमें मेन स्टडी फोकस जो आपने स्टडी की थी वो किस चीज़ पे बेस कर रही थी। हम यहाँ मास्टर करते हैं 2 साल का। ठीक है, 2 साल में हमने कितने कोर्सेज पढ़े, सारे नहीं लिख देने 1 by 1, सिर्फ उनमें से की कोर्सेज पकड़ें जो आपको पता है कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रीडिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो और आपने एग्रीकल्चर में अपना मास्टर किया है, एग्रीकल्चर में आप ब्रीडिंग के अलावा आप फूड के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो सारे डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीडिंग से रिलेटेड स्कॉलरशिप है तो सिर्फ ब्रीडिंग का लिख दें कि स्टडीज़ फोकस इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, उससे रिलेटेड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इस तरह की टर्म्स भी आपने, टर्म्स बहुत मैटर करती हैं, टर्म्स यूज़ करते हुए आप उसको समराइज़ कर दें। अपनी टेक्निक्स जो आपने सीखी उसके दौरान जो प्रैक्टिकल्स आपने किए वो यहाँ पे मेंशन कर दें। यही आपने फॉर्मूला बैचलर्स में भी लगाना है, यही आपने इंटर के साथ करना है। इंटर और मैट्रिक में तो खैर ज़्यादा इतना होता नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादातर या तो मैट्रिक साइंस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, वो तो इतना ही आएगा। तो आप इसमें इतना कर सकते हैं, लर्न थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। आगे लिख दें ऑफ, अगर साइंस में किया है तो बायोलॉजी के बारे में लिख दें, कंप्यूटर में किया तो कंप्यूटर के बारे में लिख दें। इन सब चीज़ों को बस आप फोकस करेंगे ना तो आपकी सीवी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आपने ट्रेनिंग जो आपने ली है, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं एडिशनल ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, तो आप अच्छी बात है, रेलिवेंट हैं तो आप यहाँ पे डाल दें। फॉर एग्जांपल आई ऑब्टेन प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कोर्सेज इन जो भी फील्ड है वो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे उसकी डेट मेंशन कर दें।
ये बहुत आसान तरीका है, बस आप इसको अब देखते जाएं और आराम से आप सीख लेंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी सीवी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी कम्पीट करेंगे। कुछ आपको एडिशनल इफेक्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एडिशनली आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने कलर्स डाले हैं, ये कलर्स ही आपने करने, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाले। ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम जब बच्चे CV बनाएं तो ग्रीन कलर में कुछ उन्होंने टाइटल लिख दिया है, अंदर की डिटेल वो ब्लू में लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फिर हम देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। यहाँ पे आप अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में बताएं जो रेलिवेंट है, डेट्स वगैरह लाजमी लिखें। साथ हर रिसर्च एक्सपीरियंस के अंदर सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि जो रिसर्च एक्सपीरियंस होता है उनका, उसके नीचे उन्होंने पूरा जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट मिला होता है, पूरा का पूरा गोल और ऑब्जेक्टिव और हर चीज़, इवन रिजल्ट्स भी मेंशन कर देते हैं कि इसमें हमने क्या निकाले थे। इतना आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिसाइज़ रहें और थोड़ा सा नॉर्मल सा बताएं, एक आध लाइन बहुत है। कोई और अचीवमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके पास पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने उस पब्लिकेशन के साथ अपना एब्स्ट्रैक्ट मेंशन कर दिया यहाँ पे CV के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होगा। मैं बहुत गौर से आप ये मेरी बात सुने, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होगा। ये गलती तो हरगिज़ मत करें, क्योंकि ये इतना नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है कि CV के अंदर कौन लिखता है एब्स्ट्रैक्ट। अनटिल और अनलेस आप जिस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कॉलरशिप में, वहाँ पे मेंशन होगा ना, अगर के CV के अंदर ही मेंशन करें तो डेफिनेटली कर दें, फिर आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन कभी भी खुद से एब्स्ट्रैक्ट मेंशन ना करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फिर क्या फ़ायदा ऐसी रिसर्च करने का अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया और CV अगला पढ़ ही नहीं रहा। सिर्फ साइटेशन लगा दें, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाना। उसके बाद आगे आ जाती है सर्टिफिकेट्स की डिटेल, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स। ये भी वही बात है, जो रेलिवेंट है वो लगाएं। इस तरह से लिख दें प्रेजेंटेड पोस्टर टाइटल, जो भी पोस्टर का टाइटल था, जिस मुल्क में किया, जिस जगह पे किया, जिस शहर में किया, डेट मेंशन कर दें। वर्कशॉप अटेंड की, डेट मेंशन कर दें। सर्टिफिकेट लिया, उसका नाम लें, डेट मेंशन कर दें। इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, इसके कोई फर्दर बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने, कोई सब हेडिंग नहीं बनानी। ये इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने ये काम किया और ये आपकी एक अच्छी अचीवमेंट है। कोई अवार्ड लिया है, जैसे आज रिसेंटली हमारे यहाँ बच्चों को PIF के अवार्ड्स मिले, वो मेंशन कर दें। कोई और अवार्ड मिला है, कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है, वो मेंशन कर दें। अगर आपके पास सोसाइटी की मेंबरशिप है तो वो भी आपने इस तरह से मेंशन करनी है, मेंबर ऑफ SPS, मेंबर ऑफ PAYAS फॉर एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये ना उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अपने डिपार्टमेंट में, अपने इंस्टीट्यूट में पता करें कौन कौन सी मेंबरशिप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप मेंबरशिप्स लिख देंगे, डेफिनेटली उनको जब स्कॉलरशिप कमेटी पढ़ेगी, उनको ये आइडिया जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी हैं। कल को ये हमारे यहाँ अगर किसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेगा तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और जब भी आप एब्रीविएशन लगाएं तो उसके आगे एक्सप्लेनेशन लाजमी दें, जिसना मैंने यहाँ पे दी हुई है। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। अगर आपने IELTS का, अगर जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप में, वहाँ पे IELTS की ज़रूरत है और आपने टेस्ट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ मेंशन कर दें सक्सेसफुली ऑब्टेन 7 बैंड्स इन IELTS। यहाँ पे आप ईयर मेंशन कर दें जिस भी साल में लिया। जब आपने IELTS के स्कोर मेंशन करने, मेक श्योर कि आप इंडिविजुअल बैंड्स भी मेंशन करें। कभी भी आप सिंगल जो ओवरऑल है वो ना मेंशन करें। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि नो लेस दैन बैंड 6, नो लेस दैन बैंड 7। तो मेक श्योर कि आप इंडिविजुअल भी मेंशन करें। नाउ कमिंग टू द एंड, जो कि है रेफरेंसेस बिल्कुल भी ना भरें इसके अंदर अनटिल और अनलेस उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि CV के अंदर रेफरेंस मेंशन करें। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करते हैं, उनका तो अपनी एप्लीकेशन इतनी बड़ी होती है, उसमें तो उन्होंने ऑलरेडी रेफरेंसेस मांग लिए, आपसे रिकमेंडेशंस मांग लिए, then why you have to put again here? So just write references will be provided on demand. So that's it. इस फॉर्मेट को आप इसी तरह फॉलो करें और आपकी एक बेहतरीन सी CV तैयार हो जाएगी और आप डेफिनेटली compete करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। इसका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। Hope it will be helpful for you. See you in next video. Bye.